कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सिलेक्शन पॉइंट विद पंकज में आप सभी का स्वागत है और हम इनमें से टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपी पुलिस लेखपाल में आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिनमें से हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली किस वर्ष लागू हुई? तो आपका पहला ऑप्शन है 1961-62, आपका दूसरा ऑप्शन है 1947-48, तीसरा ऑप्शन है 1992-93 और आपका चौथा ऑप्शन है 1993। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, सी 1992। सॉरी, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। 1961 और 62 में आपकी त्रिस्तरीय प्रणाली लागू हुई थी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन में है आपका संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका पहला ऑप्शन है 1937, दूसरा है 1957, तीसरा है 1947, चौथा है 1945। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये 1935 के अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें से है आपका मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है तारकेश्वर आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन, काला मंदिर आंदोलन, रामप्पा आंदोलन। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही होगा, तारकेश्वर आंदोलन। तो मंदिरों में जब भ्रष्टाचार को लेकर बात हुई थी तो इसमें आपका तारकेश्वर आंदोलन आता है, जो कि 1924 में बंगाल पे हुआ था। तो ये भ्रष्टाचार से संबंधित आंदोलन है। यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन है? तो आपका पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो इसमें से आपका नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि होंगे स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि। 1893 में इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी 1897 में, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जहां आपसे पूछा गया है लसोड़िया आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो आपका पहला ऑप्शन है भील जनजाति, दूसरा ऑप्शन है आपका थारू जनजाति, तीसरा है आपका महिगीर जनजाति, चौथा है भोटिया जनजाति। तो आपका इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा, भील जनजाति। लसोड़िया आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है और भोटिया जनजाति भी आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, महिगीर भी पाई जाती है, थारू भी पाई जाती है। थारू है तो ये आपको दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है और थारू जनजाति का दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन से शोक पर्व को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति, विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलेंगे, जिसमें बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, दूसरा है आपका लाला लाजपत राय, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से आपका पहला क्वेश्चन से सही होगा, फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक फिरोज शाह मेहता थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आपका पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है दिल्ली, चौथा है बनारस। तो आपका अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। नवाबों की नगरी लखनऊ को कहा जाता है। तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, इतना ध्यान रखिए, पूछा जाता है। अवध की स्थापना शहादत खान ने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें पूछा गया है
कि 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आपका पहला ऑप्शन है काठक संहिता, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा मुंडकोपनिषद, चौथा बृहदारण्यकोपनिषद। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख काठक संहिता में मिलता है। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है, मुंडकोपनिषद है आपका, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा काठक संहिता, ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे। अब इसमें पूछा गया है अगला क्वेश्चन, मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था, ये ऑप्शन है इसमें कृषि, पशुपालन, घुड़सवारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही उत्तर होगा मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, कृषि से संबंधित कार्य करते थे मौर्यकालीन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जिसमें पूरा कार्यक्रम किसने चलाया। पूरा कार्यक्रम किसने चलाया। तो ये आपका पहला ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण। तो ये आपका पूरा है PURA, जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम था, जो कि APJ अब्दुल कलाम जी ने चलाया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, सीमांत जोत का क्षेत्रफल कितना होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है और पिछली बार अभी RO का जब हुआ है इसके पिछले पेपर में, तो RO में भी पूछा गया था सीमांत जोत का क्षेत्रफल कितना होता है। 1 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर से कम, ये 2 से 4 के बीच होता है कि 4 से 10 के बीच होता है। तो आपके पहला ऑप्शन सी, 1 हेक्टेयर से कम को हम सीमांत कहते हैं, 1 से 2 के बीच में लघु कहते हैं, 2 से 4 के बीच में अर्धमध्यम बोलते हैं, और 4 से 10 के बीच में मध्यम, और 10 से ज़्यादा बृहद। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, करनाल बंट बीमारी पाई जाती है। पहला गेहूँ, दूसरा मक्का, तीसरा धान, चौथा सरसों। तो आपकी ये बीमारी गेहूँ में पाई जाती है। करनाल बंट बीमारी गेहूँ में पाई जाती है, और मक्का में आपका हरित बाली रोग हो जाता है। हरित बाली रोग मक्का में होता है, और धान में खैरा रोग होता है जो जिंक की कमी से होता है। विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में जैव उर्वरक प्रयोगशाला कितनी है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है 20, 17, 15, 14। तो इसमें आपका 17 जैव उर्वरक प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे कि आम आदमी बीमा योजना में केंद्र और राज्य का कितना अंश होता है। तो आम आदमी बीमा योजना में केंद्र और राज्य का अंश ये होता है आपका 50-50 होता है। 50-50% आम आदमी बीमा योजना में होता है, और ये आम आदमी बीमा योजना राजस्व विभाग संचालित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इसके बाद अगर आप कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वालिटी कुछ समझ में आई हो कंटेंट की, और अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर राय दे सकते हो। आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स पर प्लीज़ बताएं, ये सभी से रिक्वेस्ट है। और अच्छा से अच्छा बेहतर क्वालिटी कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए मैं उपस्थित रहूँगा, प्रयास करता रहूँगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बेल आइकन दबाएं और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले उपलब्ध हो। जय हिंद, जय भारत।